हेलो दोस्तों, आई एम लाल जी यादव। वेलकम टू माय लाल जी एमपीआर क्लासेस। उम्मीद है कि आपने पॉलिनोमियल पार्ट 3 देख लिया होगा। अब आज उसी पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल कराएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के, जो बोर्ड की परीक्षा में आ सकते हैं। और इस वीडियो का नाम है पॉलिनोमियल पार्ट 4। तो पॉलिनोमियल पार्ट 4 में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं हम। जैसे एक क्वेश्चन है, if fx equal to ax square plus bx plus c has no real zeros and a plus b plus c less than 0, then c greater than 0, c less than 0, c equal to 0 या नॉन। ये क्वेश्चन है, if fx equal to ax square plus bx plus c has no real zeros and a plus b plus c less than 0, then ये चार ऑप्शन है। देयर आर 4 गिवन ऑप्शन। हमको इसमें से सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। चार में से c ग्रेटर देन 0 होगा, या c लेस देन 0 होगा, या c इक्वल टू 0 होगा, या ये नॉन ऑफ दीज को मैंने साइड में नॉन लिख दिया। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आपने मेरा पार्ट 3 वाला पॉलिनोमियल पार्ट 3 वाला वीडियो देखा होगा, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से लेकर के मैंने कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपको बताए, जिसमें मैंने क्वाड्रेटिक को बताया था कि क्वाड्रेटिक का जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो पॉलिनोमियल बनता है। और 10th लेवल में जो क्वाड्रेटिक का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो पैराबोला बनता है। और 10th लेवल पे जो पैराबोला मैंने बताया था कि जो बनेगा वो या तो अपवर्ड बनेगा या तो डाउनवर्ड बनेगा, यही मैंने बताया था। जबकि मैंने ये भी कहा था कि पैराबोला तो अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल भी बन सकते हैं, लेकिन आपका जो अभी सिलेबस है 10th लेवल पे, जो ये क्वेश्चंस आएंगे आपके लेवल में, वो उसमें अपवर्ड या डाउनवर्ड ही है। और ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, पैराबोला अपवर्ड या डाउनवर्ड बनेगा। fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो पैराबोला, अब चूंकि a b c इसमें पता तो है नहीं, इतना पता है कि ये रियल नंबर है, अब उसमें से क्या है नहीं पता है। तो अब जैसे मैंने आपको उसमें बताया था कि अगर a ग्रेटर देन 0 हुआ तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, a लेस देन 0 हुआ तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। तो यहाँ a के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो अपवर्ड बनेगा कि डाउनवर्ड बनेगा ये नहीं पता, लेकिन बनेगा तो जरूर कुछ। अब एक चीज इसमें हम जान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, और सपोज दैट कि यहाँ a ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है, उस केस में मान लीजिए कि मैंने पैराबोला बनाया, ऐसे पैराबोला गया अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर से भी जा सकता है, नीचे से अपवर्ड डायरेक्शन में और नीचे से जा सकता है, लेकिन रहेगा अपवर्ड की तरफ, इधर से भी जा सकता है। अपवर्ड की तरफ ही बनाना है, जहां से मर्जी वहां से बना लीजिए। अगर ये अपवर्ड पैराबोला एक्स एक्सिस को कट करता है, जैसे यहां कट किया है, यहां कट किया है, तो जितने जगहों पे कट करेगा उतने इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो यहां अगर ऐसे कट किया तो इसके 2 नंबर ऑफ जीरोज होंगे। वैसे भी आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के 2 जीरोज होते हैं, ठीक है। तो इसके 2 जीरोज है, 2 जगहों पे कट किया है। जिस जगहों पे एक्स एक्सिस को ही देखना है कि एक्स एक्सिस को जहां कट करेंगे तो वहीं से गिनती शुरू करेंगे, 1 और 2, 2 जगहों पे कट किया है तो 2 जीरोज। यह a ग्रेटर देन 0 की केस थी। लेकिन अगर a लेस देन 0 होता, a लेस देन 0, तो मान लेते हैं कि पैराबोला ये बन रहा है, डाउनवर्ड बनेगा। अगर डाउनवर्ड बनेगा a लेस देन 0 की केस में,
तो भी यह एक्स एक्सिस को एक दो जगहों पे काट रहा है, दो जगहों पे कट किया, इसलिए यहां भी दो जीरोज हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आई, अपवर्ड भले बना लेकिन ऐसे बना कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर से ही कहीं से चला गया, अपवर्ड है, इधर से कहीं से चला गया, अपवर्ड है लेकिन एक्स एक्सिस के ऊपर से ही चला गया, एक्स एक्सिस को कहीं काटा ही नहीं, ना टच किया, काटा ही नहीं, ना टच किया। ठीक, भले ही ए ग्रेटर देन जीरो था, ए ग्रेटर देन जीरो के केस में ही तो अपवर्ड बनेगा। इसको यहां समझ लेते हैं, यहां बना लेते हैं। अगर ए ग्रेटर देन जीरो की केस की मैं बात कर रहा हूं, तो एक केस तो मैंने ये दिखाया कि ए ग्रेटर देन जीरो में इधर से थोड़ा और नीचे से ग्राफ बन सकता है, तो दो जगहों पे कट किया तो दो जीरो हो जाएंगे। लेकिन अगर ये पैराबोला ऐसे जाकर के ऊपर से ही निकल गया ऐसे, जबकि यहां भी ए ग्रेटर देन जीरो की केस है, अपवर्ड बना है, तो जाहिर सी बात है कि ए ग्रेटर देन जीरो की केस है, तो यहां ये एक्स एक्सिस को कट किया ही नहीं, और जब एक्स एक्सिस को न कट किया ना टच किया, तो ऐसे केस में कोई जीरोज नहीं है, कोई रियल जीरोज नहीं है, यानी इसके पास अब कोई रियल जीरोज है ही नहीं। जब तक ये एक्स एक्सिस को काटेगा नहीं, कोई रियल जीरोज नहीं होगा। वही हाल यहां भी है। अगर ए लेस देन जीरो की बात करें, ए लेस देन जीरो, और मान लीजिए पैराबोला ऐसे चला गया, ऐसे, तो पैराबोला ऐसे या ऐसे दोनों ही केस में जा रहा है, तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर से ही चला गया और ये एक्स एक्सिस के नीचे चला गया, ये भी कट नहीं किया। इन दोनों ही केसेस में अगर ऐसे ग्राफ बन रहा है किसी पैराबोला का, तो उसके पास कोई रियल जीरोज नहीं होगा। और जो आपका क्वेश्चन है एफ एक्स इतना हैज नो रियल जीरोज, तो नो रियल जीरोज है, तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों टाइप तो नहीं बनेगा, ग्राफ का ये टाइप तो नहीं बनेगा। चाहे भले ए ग्रेटर देन जीरो हो या ए लेस देन जीरो हो, तो उसमें ये वाला ग्राफ तो नहीं बनने वाला है, ये तो रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि नो रियल जीरोज है। अगर रियल जीरोज होता तब तो यही दोनों होते, लेकिन नो रियल जीरोज है। ऐसे में ग्राफ अगर ए ग्रेटर देन जीरो हुआ तो ऊपर की तरफ ऐसे बनेगा, और ए लेस देन जीरो हुआ तो इधर नीचे बनेगा, चाहे यहां बने चाहे यहां बने, मतलब एक्स एक्सिस से नीचे ही बनेगा। और जब एक्स एक्सिस से नीचे बनेगा, चाहे इधर बन रहा है इधर कहीं बन रहा है, ठीक, तो उस केस में चाहे एक्स एक्सिस से ऊपर बन रहा है तो यहां कोई जीरोज नहीं है। तो इसका मेरे बताने का ये मतलब है कि जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो ग्राफ उसका कौन सा वाला माइंड में रखेंगे, ग्राफ यही दोनों रखेंगे। अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो यह बनेगा, ए ग्रेटर देन जीरो में ये ग्राफ बनेगा, यानी यह एक्स एक्सिस से ऊपर रहेगा, और ए लेस देन जीरो में ये ग्राफ बनेगा, यानी एक्स एक्सिस से नीचे रहेगा। अब बात आती है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो क्वेश्चन में दिया है कि a प्लस बी प्लस सी लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, तो यह a प्लस बी प्लस सी आएगा कब, जरा इस पे दिमाग लगाना है। तो बताने में क्वेश्चन को टाइम लग रहा है, इसलिए कि भाई इसका हमको बेस समझाना है, कॉन्सेप्ट समझाना है, सारी चीज समझा करके तब आपको इसको आंसर पे टिक करवाना है, तो टाइम तो लगेगा। लेकिन एक बार जब आप समझ जाएंगे तो केवल देख के टिक मार देंगे। और वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जब टिक मारने के लिए तैयार हो तो देख के ही टिक मार दें, ठीक है। उसी के लिए थोड़ी सी मेहनत है, ध्यान से इसको समझ लेंगे एक बार तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि ग्राफ या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा, यानी एक्स एक्सिस को ये काटेगा ही नहीं, नहीं काटा। और यहां जो एक कंडीशन और नीचे दिया गया है उसमें दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी लेस देन जीरो। तो पहले तो हम ये बात करें कि ए प्लस बी प्लस सी हम यहां से जो ये पॉलिनोमियल दिया गया है वहां से बना सकते हैं क्या। तो यहां से a प्लस बी प्लस सी कैसे बनेगा, जरा सोचिए, दिमाग में जरा सोचिए। अगर मैं यहां x के जगह पे 1 कर दूं, f1, तो यहां भी हमको x के जगह पे 1 करना पड़ेगा। तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 में a का इंटू, तो यह हो जाएगा a, यानी a इंटू 1 स्क्वायर, b इंटू 1 और प्लस c, ये बन जाएगा। इसका मतलब कि a 1 स्क्वायर 1 इंटू a, यानी a, b इंटू 1 प्लस b और ये प्लस c, तो a प्लस b प्लस c आ जाएगा। तो इसका मतलब कि f1 का वैल्यू आया है a प्लस b प्लस c। f1 में जो ये 1 है या x का वैल्यू है, ये 1, ये वाला 1, चाहे ये वाला 1, चाहे ये वाला 1, चाहे जहां जहां 1 रखा हो, ये 1 वाला जो वैल्यू है वह x का वैल्यू है।
लेकिन जो F1 है, F1 ये y का वैल्यू है, यानी x का वैल्यू 1 रखने के बाद जो रिजल्ट निकल के आया है वो y का वैल्यू है। तो F1 का वैल्यू आ गया a प्लस बी प्लस सी। तो इसका मतलब x के जगह पे मैं 1 रखा होऊंगा, तब जाके a प्लस बी प्लस सी आया होगा। तो x का वैल्यू, अगर ये ग्राफ हम देखें, x का वैल्यू 1 और वो अब बोला है लेस देन जीरो, लेस देन जीरो। तो चलिए हम बात करते हैं x इक्वल टू 1 पे चलते हैं और y का वैल्यू लेस देन जीरो की तरफ, यानी x पॉजिटिव। अब जैसे देखिए यहां पे जो आपने x रखा है, ये तो आपने रखा है 1, लेकिन F1 का जो वैल्यू आया ये तो y का वैल्यू है, और वह वैल्यू कितना दिया है, a प्लस बी प्लस सी आया, और यहाँ a प्लस बी प्लस सी को लेस देन क्या लिख रहा है, 0 लिख रहा है। तो इसका मतलब कि 1 पे जो वैल्यू आया a प्लस बी प्लस सी वह लेस देन 0 है। तो x तो पॉजिटिव है, लेकिन जो y है, y यही ना y आया है, या y a प्लस बी प्लस सी यह नेगेटिव है। तो x पॉजिटिव y नेगेटिव कहां जाएगा, किस क्वाड्रेंट में जाएगा? तो आप जरा सोचिए, इसमें तो x और y दोनों पॉजिटिव, इस वाले में x नेगेटिव y पॉजिटिव, इस वाले में x नेगेटिव y नेगेटिव, और इस वाले में x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो आप x का वैल्यू 1 रखे हैं तो 1 पॉजिटिव है, यानी x का वैल्यू पॉजिटिव 1 इधर रखे होंगे, और y का वैल्यू कैसा आया, नेगेटिव आया। y का वैल्यू का मतलब F1 का वैल्यू है, F1 का मतलब a प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी प्लस सी लेस देन 0 है, तो y नेगेटिव आया है। यानी यहां से आपका x पॉजिटिव आया है और y नेगेटिव आया है, y नेगेटिव आया है। तो x पॉजिटिव y नेगेटिव वाली केस किस में रहेगी, इसमें रहेगी। इसका मतलब कि इस टाइप का पैराबोला है, इस टाइप का भी नहीं है। अब यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 वाली केस तो लगेगी ही नहीं, क्योंकि x का वैल्यू पहले तो आपको ये पता चली गया है कि या तो ये ऊपर बनेगा या तो नीचे बनेगा, x एक्सिस को काटेगा ही नहीं, तभी यह नो रियल जीरोज की बात करेगा। और उसमें भी x इक्वल टू 1 पे पॉजिटिव वैल्यू नहीं आ रहा है, बल्कि x इक्वल टू 1 पे नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। x इक्वल टू 1 जैसे ही मैंने रखा तो a प्लस बी प्लस सी मिल गया, उस पर नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, और जब नेगेटिव वैल्यू आ रहा है तो इसका मतलब कि ये भी रिजेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ 1 जब मैं इधर जाऊंगा, या इस ग्राफ को बनाने का क्या मतलब है कि जैसे मैं यहां जाऊंगा x का वैल्यू तो पॉजिटिव, तो फिर यहां जाना पड़ेगा पॉजिटिव, कहीं भी चाहे यहां मैं हूं x का वैल्यू पॉजिटिव तो इधर भी रहेगा पॉजिटिव, यानी इस ग्राफ को बनाने में x और y दोनों केवल पॉजिटिव ही रहेंगे। जबकि हमारे क्वेश्चन के हिसाब से x पॉजिटिव आया, y नेगेटिव आया, तो अभी ग्राफ रिजेक्ट हो गया, इस ग्राफ का भी कोई काम नहीं है। यानी अब ये जो ग्राफ दिया हुआ है, जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है उसके हिसाब से ग्राफ अब ये काम करेगा, और जब ये काम करेगा तो आप जरा सोचिए कि जैसे ही आपने देखा कि F1 का वैल्यू a प्लस बी प्लस सी आया है, और वह c a प्लस बी प्लस सी लेस देन 0 बोला है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूं कि यहां से लेके यहां तक ये 1 है। अब ये ग्राफ जो है थोड़ा सा चौड़ा कर देता हूं, ऐसे आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। इस तरीके से जैसे मान लीजिए अब एक ही ग्राफ बचा है, तो उस ग्राफ को थोड़ा सा ऊपर बना लेता हूं, और मान लीजिए कि ये ग्राफ आपका ऐसे है, ये ग्राफ आपका ऐसे है, ये ग्राफ आपका ऐसे है, नीचे की तरफ ही है। तो जब ये ग्राफ ऐसे बन गया तो एग्जाम्पल, अब इसमें F1 का वैल्यू कितना आया, नेगेटिव आया, तो हम मान लेते हैं कि x पे 1 जाएंगे। जैसे मान लीजिए x पे 1 चले गए, तो उसी से नीचे उतर आइए सीधे, जहां ये ग्राफ को जाके सीधे काटेगा, यहाँ पे ये y का वैल्यू होगा। अब ये कितना होगा इससे हमको नहीं पता है, बस इतना पता है कि यहाँ नेगेटिव तो रहेगा ही, x पॉजिटिव रहेगा y नेगेटिव, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 कामा समथिंग रहेगा, वो भी नेगेटिव है। x यानी 1 और y का वैल्यू जो भी रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, उससे यह कोऑर्डिनेट बन जाएगा लेस देन 0 है। तो जब आपको ये पता चल गया कि 1 पे लेस देन 0 दे रहा है, अब यही पे मेन चीज है, जितना मैं मेहनत किया हूं बस इसी के लिए किया हूं। तो 1 से अगर मैं पहले की कोई बात और रखूं, 1 से पहले का वैल्यू रखूं, जैसे मान लीजिए 0.5 रखूंगा, तभी तो 0.5 पे भी तो ग्राफ यही है ना, तो 0.5 पे ग्राफ का पॉइंट कौन मिलेगा, ये मिलेगा, उससे पहले ये मिलेगा। ये सारी चीजें ओरिजिन से नीचे ही तो मिल रही हैं, तो इसका मतलब कि x तो इधर पॉजिटिव ही है, चाहे 1 से भले छोटा है, लेकिन अभी तो पॉजिटिव ही है, लेकिन y कैसा है, नेगेटिव है।
तो उस हिसाब से अगर 1 पे निगेटिव है तो जाहिर सी बात है कि जब 0 पे मैं आऊंगा, x का वैल्यू जब 0 रखूंगा तो y का वैल्यू फिर ये मिलेगा, अब भी निगेटिव मिलेगा। ये बात तय हो रही है कि नहीं हो रही? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जब आप x का वैल्यू 0 रखोगे तो y का वैल्यू देखिए, यहाँ पे जैसे ही x इक्वल टू 0 रखा तो ग्राफ कहाँ काटा है? यहाँ पे काटा है। तो यही जो वैल्यू है यही c हो जाएगा, और यह c जो है ओरिजिन से नीचे है तो निगेटिव होगा। c कैसा होगा? ओरिजिन से नीचे है तो निगेटिव होगा। मैंने बताया था ग्राफ में कि जब पैराबोला हम बनाते हैं, वह पैराबोला एक्स एक्सिस को चाहे ऊपर चाहे नीचे जहां भी काटता हो, अगर ऊपर का एक्स एक्सिस को काटा होगा, अरे वाई एक्सिस को काटा होगा, सॉरी वाई एक्सिस को जहां काटेगा तो वही कटा हुआ जो पार्ट होता है, इंटरसेप्ट होता है, उसी को हम सी कहते हैं। ऊपर कटेगा तो सी पॉजिटिव, नीचे कटेगा तो सी निगेटिव। ये बात क्लियर हो रही है? तो आप समझ गए होंगे कि जैसे ही यह बात क्लियर होती है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, अगर ए प्लस बी प्लस सी लेस देन 0 दिया है और यह लेस देन 0 में मैंने जैसे ही पता किया कि F1 पे निगेटिव आ रहा है, तो F1 पे निगेटिव आने पे जो दो ग्राफ बने थे, एक ग्राफ मैं ऊपर की तरफ बनाया था और एक ग्राफ मैं ऐसे नीचे की तरफ, तो ये तुरंत रिजेक्ट हो जाता है। जब यह रिजेक्ट हो जाता है तो बचता है अकेले ये वाला, और जब ये वाला बचेगा तो अब जरा सोचिए कि इस ग्राफ को जब मैं कंप्लीट करूंगा, जैसे F1 पे तो यहाँ था निगेटिव, अब इसको मैं नीचे लाऊंगा तो 0 पे भी तो ये नीचे ही काटेगा ना। 0 पे x इक्वल टू 0 रखेंगे तो नीचे काटेगा ना। तो नीचे कटने का मतलब यहाँ c का वैल्यू कैसा हुआ? निगेटिव होगी पॉजिटिव? c का वैल्यू हुआ निगेटिव। सीधे पता चल जाता है कि c लेस देन 0, c निगेटिव है इसलिए c लेस देन 0। आप एक तरीके से मैथमेटिकल भी दे सकते हैं। मैथमेटिकल देखिए, आपको पता चल गया ना कि 1 पे निगेटिव है, तो 0 पे देखिए यहाँ पे सीधे 0 पुट कर दीजिए फंक्शन में, ये पॉलिनोमियल में, यहाँ f0 हो गया, और F0 का मतलब कि a इंटू 0 का स्क्वायर प्लस b इंटू 0 प्लस c, ये खत्म ये खत्म। तो F0 का वैल्यू तो आ रहा है c, क्या आ रहा है? c। और आपको पता है कि अगर 1 पे यह निगेटिव दे रहा है तो इधर आने के बाद भी निगेटिव की तरफ ही जा रहा है, तो F0 का वैल्यू भी निगेटिव ही है। तो निगेटिव ही है, यानी कि F0 का वैल्यू जो c आया है वो भी कैसा है? निगेटिव है, यानी लेस देन 0 है। तो C लेस देन 0 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, C लेस देन 0। समझ में आया? अभी तक जितना मैंने बात किया उसमें मेन चीज, उस बात समझाने के लिए इतना टाइम लगा। आपको क्वेश्चन जो दिया था कि ये इसके पास कोई रियल जीरोज नहीं है, तो अब उसका बेसिक फंडा समझ लीजिए कि जब कोई रियल जीरोज नहीं है तो वह एक्स एक्सिस को पैराबोला जो बनाऊंगा वह काटेगा ही नहीं। अगर पैराबोला एक्स एक्सिस को काटता नहीं है तो इसका मतलब कि या तो ऊपर बन जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में बन जाएगा, या डाउनवर्ड, लेकिन एक्स एक्सिस को काटेगा नहीं। और जब काटेगा नहीं तो इसमें भी दो केस आ जाएगी, और वो जो दो केस आएगी वह दोनों केस ये होगी कि एक या तो ऐसे ऊपर इधर बन जाए, चाहे कहीं इधर बन जाए, और दूसरा एक बन सकता है नीचे। अब ऊपर वाले या नीचे वाले में से कौन सा वाला है वो डिसाइड बस कर लेना है आपको कि इन दोनों में से कौन सा बनेगा। अब उन दोनों में से जैसे ही मैं x के जगह पे 1 रखा तो यहाँ F1 बना और यहाँ आ गया a प्लस बी प्लस सी, और क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी लेस देन 0, यानी x का वैल्यू 1 रखने पे जो y का वैल्यू आएगा वो लेस देन 0 आएगा। तो x का वैल्यू 1 रखने पे, x का वैल्यू 1 रखने पे y निगेटिव आ रहा है, यानी इस क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो उस क्वाड्रेंट में जाने का मतलब कि तब ये वाले भी खत्म, तो अकेले यही पैराबोला बचेगा। और ये पैराबोला नीचे की तरफ जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि नीचे जब भी ले जाएंगे तो ये पैराबोला नीचे जाके कहीं ना कहीं ऐसे वाई एक्सिस को काटा होगा। और जो डाउनवर्ड पैराबोला होते हैं वाई एक्सिस को जितना दूर जाके ओरिजिन से काटते हैं वही तो सी बनता है, और सी इस समय वाई एक्सिस से नीचे है तो इसलिए नेगेटिव है। इसका मतलब सी लेस देन 0, बस सी लेस देन 0, यही तो इसका कॉन्सेप्ट था। तो कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख लिया है तो आपको लगाने में इसको टाइम नहीं लगेगा। अब आप सोच रहे हो कि एक नंबर का क्वेश्चन बता रहे हैं, इतना टाइम खा गए। शुरू में उसका बेस बताना है तो हमको टाइम तो लगेगा ही, लेकिन अगर आप समझ गए तो अब बताइए, अब तो मैं स्कैन करके ही देखते ही मैं बता सकता हूँ। तुरंत जैसे ही मैंने 1 रखा फट से वैल्यू आया, और वैल्यू आते ही मुझे पता चल गया कि 1 पे लेस देन 0 दे रहा है, तो 1 पे लेस देन 0 है तो इसका मतलब कि ये वाला तो खत्म, अब बच गया केवल ये वाला नीचे काटेगा, तो सी लेस देन 0। दिमाग से सोच के ही तो मैंने कर लिया, आप भी कर लेंगे अगर आप सीख जाएंगे तो ये क्वेश्चन था। अगर आप समझ गए हो तो, नहीं समझ पाए तो वीडियो को दोबारा करके देखिए, आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन अच्छा है। अब मैं इसको मिटा देता हूं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं।
एक क्वेश्चन है, if fx equal to ax square plus bx plus c has real and equal roots, real and equal zeros, real and equal zeros, real and equal zeros, then ऑप्शन है A and C have same sign, ऑप्शन 2 A पॉजिटिव, B C नेगेटिव, ऑप्शन 3 A नेगेटिव, C पॉजिटिव, और ऑप्शन 4 नॉन। ये है सेकेंड क्वेश्चन। अब जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसके रियल एंड इक्वल रूट्स हैं और ये क्वाड्रेटिक है, जाहिर सी बात है हम ये मान के चलेंगे कि आपको पता है कि आप रूट्स और जीरोज निकालना सीखे हुए होंगे, और उसमें जब नेचर ऑफ रूट्स या नेचर ऑफ जीरोज आप पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि जब रियल एंड इक्वल होता है तो उस केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। रियल एंड इक्वल, जब भी रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो इक्वल टू 0 होता है। आपने 3 केस पढ़ा होगा, अगर केवल रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है, रियल एंड डिस्टिंक्ट 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, पहली केस। अगर रियल के साथ इक्वल भी है, रियल एंड इक्वल जीरोज, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, या ac को आप जानते हैं कि बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, दोनों में से कोई एक समझ सकते हैं। और उसके पास कोई जीरोज है ही नहीं, नो रियल जीरोज, तो उस केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ये 3 कंडीशन आप जानते हैं, जिसमें से हमारा क्वेश्चन किस वाले कंडीशन पे है, हमारा क्वेश्चन इस वाले कंडीशन पे है। जब क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ कि हैज रियल एंड इक्वल रूट्स जीरोज, तो उस केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4ac, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। अब बी चाहे पॉजिटिव हो और चाहे नेगेटिव हो, उसका तो या स्क्वायर करना है। तो आप जानते हैं कि पॉजिटिव नंबर रहेगा तब बी स्क्वायर करने पे पॉजिटिव हो ही जाएगा, और नेगेटिव नंबर रहेगा उसको भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब बी चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसका स्क्वायर करने पे बी स्क्वायर बनेगा, और बी स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, बी स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, और ये बी स्क्वायर का ही वैल्यू है 4ac। तो अगर बी स्क्वायर पॉजिटिव है तो 4ac भी पॉजिटिव होगा, और उसमें तो 4 साफ साफ दिख रहा है, एक डिजिट है वो तो साफ साफ दिख रहा है कि वो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब 4 को लेके तो डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको पॉजिटिव या नेगेटिव बनाने की जिम्मेदारी अब केवल AC पे है, 4 पे नहीं है। 4 तो ऐसे ही पॉजिटिव दिख रहा है, वो तो बदलेगा ही नहीं। अब A और C का पता नहीं वो क्या है। तो बी स्क्वायर अगर पॉजिटिव आया है तो जाहिर सी बात है 4ac भी पॉजिटिव आएगा, और 4ac में या 4 पॉजिटिव है, इसको लेकर छोड़ दीजिए, हमको केवल AC को लेके क्या बना देना है पॉजिटिव, क्योंकि बी स्क्वायर पॉजिटिव है तो अगर AC पॉजिटिव हो गया तो पूरा 4ac भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो बी स्क्वायर अगर पॉजिटिव तो 4ac भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac आ रहा है, तो बी स्क्वायर तो अभी आपका पॉजिटिव हो जा रहा है, तो इसका मतलब 4ac पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब कि AC भी पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब A का C में मल्टीप्लाई हो तो कैसा है, पॉजिटिव आए, यह केस हो जाएगी तभी बी स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव आएगा। तो बताइए कि AC को अगर मुझको पॉजिटिव बनाना है तो क्या कंडीशन हो सकती है, या तो ये भी प्लस हो और ये भी प्लस हो तो दोनों का प्रोडक्ट प्लस आएगा, या तो ये भी माइनस हो और यह भी माइनस हो, दोनों माइनस हो तभी दोनों का प्रोडक्ट प्लस आएगा, और हमको AC को पॉजिटिव बनाना है। इसका मतलब यह हुआ कि A और C या तो दोनों पॉजिटिव रहने चाहिए या A और C दोनों निगेटिव होने चाहिए।
मतलब दोनों सेम साइन के होने चाहिए, मतलब दोनों सेम साइन के होने चाहिए। तो अब बताइए ए एंड सी हैव सेम साइन, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। क्वेश्चन में दिया है गिवन पॉलिनोमियल हैज रियल एंड इक्वल जीरोज, तो ए और सी के साइन में क्या रिलेशन होगा यहां आपको पता करना है। तो मुझे पता है कि जब इसके रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, वी हैव रियल एंड इक्वल रूट्स, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इट मीन्स बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac मीन्स if b is positive or negative, then b square is always positive. Square of any real number is positive. Square of any real number is positive. तो b के जगह पे हम पॉजिटिव ले या निगेटिव ले, इसका स्क्वायर करने पे पॉजिटिव आने वाला है। जब पॉजिटिव आने वाला है तो ये राइट लेफ्ट हैंड साइड पूरा पॉजिटिव हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड का ही वैल्यू तो है राइट हैंड साइड। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव कैसे हो जाएगा? तो इसको भी पूरा मिला के पॉजिटिव ही बनाना है, पूरा मिला के पॉजिटिव बनाना है। उस पूरे पॉजिटिव में 4 ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो अब यह डिपेंड करता है कि ए और सी का साइन कैसा होगा, उसके हिसाब से पता चलेगा कि यह राइट हैंड साइड पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। तो AC अगर पॉजिटिव हो जाए तो 4AC भी पॉजिटिव हो जाएगा। और AC पॉजिटिव कब होगा? जब या तो ए और सी दोनों प्लस में हो तब मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव आएगा, या दोनों माइनस में हो तब मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव आएगा। और अगर दोनों प्लस में है तो कह सकते हैं ए और सी दोनों का सेम साइन है, और दोनों माइनस में भी है तब भी कह सकते हैं सेम साइन है। यानी ए और सी चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, जब भी रहेंगे सेम साइन रखेंगे। तो ये हो जाएगा ए एंड सी हैव सेम साइन। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।